रमेश बख्शी की कहानी सबरी। मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मीजूं और आंखें बंद कर सोचता ही चला जाऊं। पर ऐसा भी कहाँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे में चम्मच। बफे के लिए हम सब लोग लॉन में सजाई गई मेज़ों के आसपास खड़े हैं। लोग आगे बढ़ बढ़कर अपनी अपनी प्लेट में पसंद की चीज़ें रख रहे हैं और मैं सबकी ओर देख रहा हूँ। देख इसलिए इस तरह रहा हूँ जैसे किसी की ओर भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे बढ़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए, मनुहार करनी चाहिए, पर मैं हूँ कि ऐसा हो गया हूँ जैसे शरीर का कोई हिस्सा रह गया हो। दाएं हाथ का चम्मच जाने कैसे मेरे बाएं हाथ की नीली प्लेट पर बच जाता है, जैसे मैं समय बजाने वाला हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आगे जाकर अपनी प्लेट में कुछ ले लेना चाहिए। नहीं लूँगा तो एकदम सबकी नज़रों में पकड़ा जाऊँगा और वे कभी देख लेंगे तो एक एट होम का मज़ा ही चला जाता रहेगा। मेरी सेहत के बारे में हज़ारों जवाब तलब किए जाएंगे और मैं तुतलाने लगूँगा, कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। इस सबसे बेहतर यह है कि मैं किसी की नज़र में ना आऊँ। मुझे इस समय खुश दिखना चाहिए। मैं अपने आप को झटक देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और एक रसगुल्ला अपनी नीली प्लेट में रख लेता हूँ। सांझ के नीले कच आसमान में चांद की तरह। पर मुझे खाते समय उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए। मुझे केवल खाना चाहिए। मैं चम्मच में रसगुल्ला रख लेता हूँ और मेरा हाथ ऊपर उठता है। मुझे लगता है जैसे कोई और हाथ मेरे मुंह की ओर वह चम्मच ला रहा है और मैं खाना नहीं चाहता। रसगुल्ला मेरी पसंद की चीज़ है और उसी का टुकड़ा अगर बत्तीसी भर भटकता रहा तो बेचारा अपने घर में बेगाना होगा। मेरी अंगुलियां रसगुल्ले का चम्मच पकड़े अधर में अटकी हैं। मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी। मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी। यह छुट्टू ने कहा था। बात सुनकर मैं नाराज़ हो गया था। डॉक्टर, मैं बोला था, डांट कर मैं बोला था, जाओगे क्यों नहीं? तुम एमएससी हुए, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली, वह जगह छोटी है तो क्या हुआ? वहाँ डिग्री कॉलेज है तो बिल्कुल गांव तो होगा नहीं वह। छुट्टू कुछ नहीं बोला था। वह ठीक कहता है, इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं ना, इसलिए डरता है। मगर ऐसा चांस छोड़ा तो हमेशा कॉरपोरेशन में क्लर्की करता रहेगा। मैं शाम को उसे अपने साथ कॉफ़ी हाउस ले गया था और कड़वी कॉफ़ी के एक प्याले पर तब तक भाषण देता रहा था जब तक वह जाने को तैयार नहीं हो गया था। छुट्टू थोड़ा जिद्दी है, बिल्कुल मौजी राम। हम दोनों भाइयों की उम्र में काफ़ी फ़र्क है, मगर दोनों भाई से ज़्यादा दोस्त हैं। मैंने उसे फिर यह भी कहा था, मैं तुम्हारी जगह होता छुट्टू और ऐसी नौकरी मिलती तो दौड़ लगाता हुआ जाता और तुरंत ज्वाइन कर लेता। कॉलेजों में तो पांचों उंगलियां घी में रहती हैं और सिर कढ़ाई में, और सफलता चरण चूमती है वहाँ, और चप्पलें दुश्मनों का सिर चूमे। मैं नज़र टेढ़ी करके हंस दिया था। क्यों बड़के? वह थोड़ा गंभीर होकर बोला था, मेरी तो नज़र फेंकने की आदत है यार, और वहाँ क्लास में रहेंगी लड़कियाँ। मैंने उसे एक धप लगा दिया था। छात्राएं तो अपनी बेटियों की तरह होती हैं। और हम दोनों की हंसियाँ काफ़ी हाउस में यूँ तैरने लगी थी जैसे दिए रखी नावें हों। छुट्टू की तैयारी शुरू हो गई। उसने मेरे भी आधे कपड़े साथ ले जाने को रख लिया। बात यह है बड़के कि वहाँ ज़रा रोब गालिब करना पड़ेगा। फिर शाम को उसके लिए टाइयाँ और मोजे खरीदते रहे हम, जैसे नौकरी करने नहीं, लड़की देखने जा रहे हों। पर बड़के, तुम तो उस कस्बे में 6 महीने रहे हो। उस बात को तो बरसों हो गए। क्या 6 महीने तक उस एग्रीकल्चर फार्म पर ही अलख जगाते रहे? ट्रेनिंग में गए थे या तपस्या करने? मुझे सहसा याद आया था। हाँ छुट्टू, एक मोसाए थे वहाँ, मैं उन्हीं के कमरे में रहता था। कोई जी थे वह, चटर्जी, मुखर्जी या बनर्जी, याद नहीं। या छुट्टू, बड़ी मौज से दिन कटे थे वहाँ। उनके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ। 2 दिनों बाद छुट्टू के जाने का दिन आ गया।
वह हमारे भरे घर को छोड़ चला गया। मैंने खुद उसे जोर देकर भेजा था, पर उसकी बस जब चली तो मुझे रुलाई आ गई थी। इस समय ऑर्केस्ट्रा जमकर बजाया जा रहा है। बिमटो पीते लोगों के पाँव ताल दे रहे हैं। चेरी पिंक की धुन में ऐसी कुछ मस्ती है जैसे मेज पर रखी हुई बोतलें भी अपने आप आपस में टकराने लगती हैं। फिर जिंदा आदमी कैसे न झूमे। लोग सब खा चुके हैं और मेरे चम्मच में रसगुल्ला रखा ही है। मेरी अंगुलियां चम्मच को पकड़े हैं सो पकड़े ही हैं। टेढ़ा भी नहीं होता मेरा हाथ कि रसगुल्ला नीचे गिर जाए। इस धुन के साथ तो रसगुल्ला उछल कर खाया जा सकता है। जी होता है कि मस्ती में आकर कोई जंगली आवाज़ अपनी जबान पर से फिसल जाने दें। हाथ अधर में चम्मच दिए दुख सा आया है। मैं प्लेट नीचे रख कर रसगुल्ले वाला चम्मच उसमें बहुत आहिस्ता से रख देता हूँ। चम्मच टेढ़ा हो जाता है और रसगुल्ले का गोला उसकी गोद में से लुढ़क कर प्लेट के नीले बिस्तरे पर लुढ़क जाता है। मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि यह रसगुल्ला प्लेट में से भी लुढ़के और मेज के सफ़ेद क्रेप पर आ जाए, फिर वहाँ से भी लुढ़के और हरी लॉन पर गिर जाए। छुट्टू ने पहले खत में ही बहुत सारी बातें लिख भेजी थी। एक, कल रात मैं तख्त पर नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं और तुम्हारे उस मुसाए ने उस पर सुला दिया। थका हुआ था सो ऐसी नींद आई कि नीचे गिर गया। सिर पर तुम्हारे उन मुसाए ने ही पट्टी बांधी। बड़के बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं यह मुझे नहीं मालूम था। 2, मैं रसगुल्ले खाने लगा हूँ। पहले मुझे उनका झक सफ़ेद रंग बहुत जोर लगता था, अब वही प्यारा लगता है। 3, पाँचों उंगलियां घी में हो सकती हैं क्योंकि यहाँ घी का एक हिंद महासागर कन्याकुमारी के आसपास लहरें मार रहा है। 4, तुम सब बहुत याद आते हो। एक दिन तुम्हें यहाँ आना होगा, तब तक तुम्हारे साथ खर्च करने के लिए मैं कुछ रुपया जोड़ लूँगा। खट पड़ते ही मैं भी लिखने बैठ गया। मौज से रहो मगर संभल कर, तुम्हें अभी जमना है। नई नौकरी है, नई जगह, हिंद महासागर में डूब मत जाना। लगता था जैसे मेरा पत्र पाते ही वह भी लिखने बैठ जाता। बड़के, अब मैं ठीक से जम गया हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। कॉलेज के लड़के सभी सीधे हैं, हल्ला वे करते हैं, कि समझ में कुछ आता है। इनकी समझ में ही नहीं आता कुछ तो बेचारे क्या खाकर मुझे हूट करेंगे। हाँ, अब मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ जहाँ तुम रहते थे। एक बात लिखने को बड़ा मन है, शायद पढ़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। बात यह है कि कल मोसाई ने एक कटोरी में कुछ खाने को दिया। गुड़ से बनी जाने क्या चीज़ थी। बोले नवधान्य है यह। मैंने वह खा तो लिया पर मुंह जाने कैसा हो गया। मोसाई मेरा मुख देख भांप गए। पर्दे की तरफ देख किसी को पुकार कर बोले, जोल। एक लड़की पानी लेकर आई। मोसाई ऐसे बोलते हैं जैसे उनके दोनों गालों में हवा भरी है, और वह लड़की भी वैसी ही। नमस्कार। क्यों बड़के, तुमने हमसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि यहाँ कोई लड़की भी है, एक औरत भी है यहाँ। श्रीमती मोसाई, माँ कहती है वह लड़की उन्हें। सुनते हैं वह माँ दिन रात मानस पूजा किया करती हैं, आंखें मूंदे बैठकर भगवान की कल्पना किया करती हैं। भगवान आ जाते हैं, वह वैसे में ही पूजा का सामान इकट्ठा करती हैं और अच्छे से अच्छे पकवान का भोग लगाती हैं। यह सब कुछ मानस में होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोसाई भी मानस में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जब देखो उनके हाथ में मेरी पेरी मेसन, कॉनन डॉयल या ब्लैक सीरीज के उपन्यास रहते हैं। उनका लड़का कहीं रेलवे में है, इन्हें पेंशन मिलती है। लड़की पढ़ती है, वह अंग्रेजी में प्राइवेट एमए कर रही है, और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कोई पटरी नहीं बैठती। मगर जो बात मैं कहना चाहता था वह यह है कि बड़के, कि वह जो नमस्कार वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती है, कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओ माय गॉड बड़के, ऐसे लंबे बाल कभी नहीं देखे। झूठ बोलूं तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाए। खुले बाल उसकी एड़ी को छू रहे थे। बोली थी कि तुम उनके यानी तुम्हारे छोटे भाई हो ना। फिर यह भी पूछा था कि वे मुझे जानते हैं क्या। मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था।
जैसे स्वयं को दोषी पा रहा था कि मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। मुझे नहीं याद कि उसके बाल लंबे थे। तब उसका शरीर खूब भरा हुआ, रंग खूब साफ और आंखों में खूब शरारत भरी थी। वह तब शायद 9वीं में थी, शायद 10वीं में। यह सब मैं भूल चुका हूँ। कैसे और कब मोसाय से परिचय हुआ, यह सब भी याद नहीं किया जा सकता। मैं उनके घर के ही एक आदमी की तरह रहता था। मोसाय रेज में हेड क्लर्क थे। दिन रात ऑफिस का काम और फुर्सत मिलती तो शतरंज। मुझे आप पकड़ते थे। मैं बड़ी मुश्किल से छूट पाता। अधिक समय फॉर्म पर ही कटता था मेरा। जितने समय भी घर रहता, खूकी मेरे कमरे में रहती। नमस्कार। वो पीछे के दरवाजे से आती और कमरे में रखी इकलौती गोल मेज पर हाथ में अपने कोर्स की कोई किताब लिए बैठती कि वह मुस्कान के छल्ले बनाती। भालो, मैं इतना कहते हाथ की कॉपी उसके सिर पर दे मारता। वह गोल मेज पर शरारत से आधी लेट जाती। मैं उसे मनाता, पुकारता, खुकी। वह नहीं बोलती। खुकी। मैं फिर पुकारता और वह चुप ही रहती। खुकी। अब वह बोल देती कि खुकी तुमी बोर, आमी ना तुमी। वह चिढ़ जाती। खुकी तुमी बोका। की बोलचे बोका। वह जोर से हंस देती। फिर कहती आमी ना तुमी तुमी तुमी। और यही तुम की रट लगाती वह चली जाती। दिन निकलते फिर चाय लाती। नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती। सांझ में नीले कश आसमान में चांद की तरह मैं एक बार में ही रसगुल्ला खा जाता और फॉर्म की ओर जाने को होता। वह जानती थी कि मैं फॉर्म जाता हूँ, फिर भी मुझे बिना नहीं रहती। कोथे दादा। मैं उत्तर देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता। वह चीखती चिल्लाती छोड़े दाओ। और वही खुकी पूछ रही है। पूछ क्या रही है? पूछवा रही है कि मैं उसे जानता हूँ क्या। मैं खत पर फिर निगाह जमा लेता हूँ। तो बड़के जवाब देते हुए यह लिखो कि तुम उसे जानते हो क्या। माँ की यह भी शिकायत है कि बड़ा भाई यानी तुम बड़ा मिलनसार था और तुम यानी मैं नहीं हो। मोसाय से तो मैं ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ से जाने क्यों मुझे डर लगता है। और नमस्कार वाली लड़की जब सामने पड़ जाती है तो उसके एड़ी तक लंबे बाल मेरे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था शायद कि ऐसे लंबे बालों वाली को एलोकेसी कहते हैं क्या। और हाँ बड़के, अब मैं बंगला सीख रहा हूँ। एक सप्ताह में ही आछी जाछी बोलने लगा हूँ। और क्या लिखूँ और क्या करूँ मैं। ये रसगुल्ला नीचे नहीं गिरने का। यो चुप है जैसे सो गया है। कोई तभी विमटो की एक बोतल मुझे दे जाता है। मैं उसे एक ही हाथ में पकड़े पकड़े स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता हूँ और सांसें ऐसी थक गई है कि विमटो मुझसे स्ट्रॉ में खींचा ही नहीं जाता। मैं नज़र नीचे आकर स्ट्रॉ की पारदर्शक सफ़ेदी में लाल रंग के साथ बनने वाले हवा के सफ़ेद मोतियों की भीड़ देखता हूँ। जैसे तैसे एक सांस ऊपर खींचती है तो विमटो मुंह में भर आता है, लेकिन तबीयत होती है इसे पीऊँ नहीं, थूक दूँ। तुमी जोल खाबे ना खुकी, आमी मस्तिष्क खाबे। मैं तेज़ी से दौड़कर उसे कमरे में से पकड़ लेता और मुझसे छूटने को कसमसाती। फिर एक रसगुल्ले की या एक संदेश की या एक प्लेट नौधान्य की शर्त पर मैं उसे छोड़ देता। मैं फॉर्म के बोर्डिंग में खाना खाता था, पर हर तीसरे चौथे दिन मोसाय मुझे निमंत्रित कर लेते। मैं समझ जाता कि आज भात माछ बना है। फिर शाम को सहन में सब इकट्ठे होते। माँ पीढ़े पर बैठी रहती, मैं एक कुर्सी पर। मोसाई ऑफिस के थके आराम कुर्सी पर लेट जाते और खूकी टहलती रहती। मोसाई गीत सुनने को कहते तो वह मन ही मन गुनगुनाती और फिर रविंद्र संगीत की लहरों से सहन गूंज उठता। मोसाई को पसंद था। आमादेर पाकबे ना चुलगो, मोदेर पाकबे ना चुल, आमादेर झरबे ना फूल गो, मोदेर झरबे न फूल। सुनते सुनते वह डूब जाते। फिर खुकी अपनी पसंद गुनगुना उठती। जोदी तोड़ डाक सुने क्यों न आसे, किसे फुर्सत थी फिर सुनने की। एक बार रात को मुझे फॉर्म जाना था। खुकी बैठी पड़ रही थी। मैंने पुकारा खुकी। किंग किंग दादा। वो मुझसे आ लगी। उसका गीत मुझसे लहरों में टकरा रहा था। सीढ़ियाँ उतरता बोला, आमार डाक सुनी केहू ना आसे खुकी, ओरे ओरे ओ अभागा। वह हंसती थी। अमाई की नाई डाक देबो
तो मार डांक सुनी आमी। मोसाई ने यह सुना था और बोले थे, कलकत्ता क्या छोड़ा है कि हमारी बांग्ला ही बिगड़ गई। वहाँ इसका यह बोलना सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। फिर मोसाई ने कहा था, जाओ खुकी, दादा के साथ जाती हो तो घूम आओ। मैंने प्रश्न भरकर उसकी ओर देखा। आमी जाची, वह मेरे साथ थी। मैं अपने प्रयोग के फॉर्म पर उसे ले गया। चांद था तो पर मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं, उसे एकदम निगलेक्ट कर दिया। हम फॉर्म में घूम रहे थे। खुकी, इस समय गाओगी? ना, उसने इनकार कर दिया। खुकी, उसने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, खुकी, तुमी बोर, तुमी बोर, तुमी बोका। वह चिढ़ गई। तुमी और मेरे पीछे आ मुक्कियाँ मारने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो वह दांत से काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे से गुथ गए थे। फिर मैंने उसे पास खींच लिया था। उसका चेहरा मेरे सामने था। जूही के छोटे से मड़वे की तरह वह मुझसे लगी खड़ी थी। मैंने फिर पुकारा, खुकी, तो वह हाथों से छूटी और भागी और मैं उसके पीछे। उसके स्कर्ट का बड़ा घेर तरह तरह के वृत्त बनाता जाता। माँ कहती थी, उसके स्कर्ट में आधा वार कपड़ा ज़्यादा लगता है, उसे घेर बहुत पसंद है। और ऊपर से पेटी ऐसे कस कर बांधती है कि बकलस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटाने में उसे 5-5 मिनट लग जाते हैं। एक बार हम सभी क्लब जाने वाले थे। श्यामा संगीत का प्रोग्राम था और खुकी ने पेटो ऐसे कस कर बांधी थी कि कमर को गायब कर देने पर ही तूल आई थी। माँ ने एक धप जमाई और खुकी को बुरी तरह डांटा। फिर उससे पेटी ढीली करवा कर ही माँ ने उसे साथ चलने दिया। वह सारे समय मुंह फुलाए बैठी रही थी, मुझसे भी नहीं बोली थी और मैं भी किसी से नहीं बोल रहा हूँ। मुंह में स्ट्रॉ लिए वैसे का वैसा ही खड़ा हूँ। लोगों को लग रहा है कि मैं पी रहा हूँ, पर मैं बोतल में फूंक मारकर विमटो को हल्की आवाज़ से बुड़बुड़ाता जा रहा हूँ। कुछ लोग तो धन्यवाद देकर चल भी दिए हैं। ऑर्केस्ट्रा पर रॉक ऑन रोल की ट्यून बज रही है। कोई और सामने नहीं आया तो ऑर्केस्ट्रा वालों में से ही एक लड़का जो कॉर्डॉय पैंट पहने है लॉन में सामने आकर नाचने लगता है। अपने शरीर को अजीब अजीब ढंग से हिलाता है। नई उम्र के लड़के ढक्कन खुलवाकर विमटो फिर हाथ में ले लेते हैं और मैं हूँ कि मुझसे एक बोतल ही न पी गई है। मैं इंतजार करता हूँ कि सामने वाले लोगों के हटने का ही, कि ये हटें और मैं इस भीड़ से कटकर अलग हो जाऊँ। रोज़ मुझे उसके खेत का इंतज़ार रहता था। एक दिन बड़ा मोटा लिफाफा आया। लिखा था बड़े सनसनीखेज ढंग से, आज मैं गजब की एक बात लिख रहा हूँ। याद करो बड़के की फॉर्म की ट्रेनिंग ख़त्म होने पर जब तुम यहाँ से गए थे तो यहाँ उस नमस्कार वाली लड़की को क्या दे गए थे। मैं खत हाथ में लिए सोचने लगता हूँ। हाँ, मैं अपने फॉर्म में एक पौधा दे आया था। मैंने 85 पौधे लगाए थे, गुलाब से लेकर गेंदे, गुलबका वाली तक और कास्मस से लेकर करनेशन, कैक्टस तक। जब भी फुर्सत में होता खुकी से फूल पौधों की बात शुरू हो जाती। वह यही कहती, पौधा तो ऐसा होना चाहिए दादा कि आज लगाया और कल फूल देने लगे, नहीं तो महीनों पानी देने पर फूल आए तो किस काम का वह पौधा। हो गई फिर तुमसे बागवानी। फूल कोई माँ की तरह मानस पूजा करने से थोड़े लगते हैं, उसके लिए करनी होती है मेहनत। अब गुलबका वाली यानी ट्यूलिप में तो 7 साल बाद फूल आते हैं। फिर उसने उस समय ट्यूलिप को दुनिया का सबसे सड़ा फूल बतलाया था। पर मेरी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई और मेरा सामान बंध गया तो कहने लगी, दादा गुलबका वाली का एक गमला देते जाओ। मैंने उसे पास खींचकर अपने से दबा लिया था। उसमें तो 7 बरस में फूल आते हैं। उसने मुझसे खुद को ढीला करते कहा था, फूल तो आते हैं ना। अब वह जिद पर ही आ गई तो फॉर्म से गुलबका वाली का एक गमला ला दिया मैंने और चल आया था। मुझे कोई भी स्टेशन छोड़ने नहीं आया था, न मोसाए, न माँ, न खुकी। खुकी तो उस समय गुलबका वाली को खींच रही थी, तो यही तो मैं उसे दे आया था। मैं पत्र आगे पढ़ता हूँ। याद आया बड़के, तुम उसे गुलबका वाली का पौधा दे गए थे और वह 7 साल से सींचती रही है उसे। वह कहती है वह गमला जान से ज़्यादा प्यारा है। 7 साल में वह गुलबका वाली की तरह झूम आई है बड़के।
जवान लड़कियों के शरीरों पर जूही, रात रानी, गुलाब, गुलबका वाली जैसे फूलों के लगने की व्यवस्था भी गॉड को करनी चाहिए थी, पर बिना इसके भी वह नमस्कार वाली एलोकेसी पूरी एक गॉर्डन लगती है। हाँ, तो कल ही उसने बतलाया था कि उस गुलबका वाली की उम्र 7 वर्ष की हो गई है और उसमें फूल लगाए हैं। मैंने कहा, तुम बड़के को लिख देना। सो इस पत्र के अंत में उसने कुछ लिखा है। मैं अभी तक बांग्ला अक्षर सीख नहीं सका, सो पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखा है। मैं उसकी खुकी की लिखावट देखने को उतावला हो जाता हूँ। पत्र के पन्ने पलटता हूँ। मोती जैसे अक्षरों में लिखा है उसने, आजी फुटल तोमार आई गुलबका वाली, आज तुम्हारी उसी गुलबका वाली में फूल आ गए, फूल आ गए आज तुम्हारी उस गुलबका वाली में, उसी गुलबका वाली में तुम्हारी आज आ गए फूल। पत्र मेरे हाथ से छूट गिरा था। क्या वह फ़कत 9th में पढ़ते समय भी सब कुछ समझती थी? क्या वह मेरे लिए ही इतना कस कर पेटी बांधती थी? क्या वह रविंद्र संगीत गुजाते समय ओरे ओरे ओ अभागा के स्वर खींचती हुई मेरे ओर ही देखती रहती थी? क्या वह मेरे शरीर में झूम जाने के लिए ही आमीना कहकर तुम्ही की नाराज़गी बतलाती थी? मुझे अपने आप पर उस दिन सा गुस्सा कभी और नहीं आया, लेकिन मैं तो जैसे बचपन में सीखे पहाड़े भूल गया, वैसे ही खुकी को भी भूल बैठा। अब कोई मुझसे पूछे 26 पंजे या 27 छक्के या 28 अट्ठे तो मैं नहीं बतला सकता। मिनटों तक सोचना होगा, तब कहीं बतला सकूँगा। वैसे ही अब खुकी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। पहले हर पौधा खुकी था, हर फूल खुकी, हर पत्ती खुकी, हर फल खुकी। मैं ट्रेनिंग से लौटकर वहाँ एक आध पत्र भी लिखा था। माँ मोसाए कहाँ पत्र लिखने लगे। पत्र पर खुकी तो पत्र लिख सकती थी। वह पत्र लिखती तो आज फूल आने के दिन मैं यहाँ ऐसी बेचैनी महसूस करता क्या? उसने कुछ तो कहा होता, कुछ कहा तो होता। फ़कत एक सतर ही लिख भेजती कि मैं तुम्हारी गुलबका वाली को सींच रही हूँ। मगर तब कोई कैसे कुछ सोचता? 5-5 मिनट में बकलस को 1-1 किलोमीटर पीछे हटाने वाली लड़की क्या सोचती? आमीना की जिद करके मुझे मुक्कियों से पीटने वाली लड़की क्या कहती? आज मैं आधा वार ज़्यादा घेर के स्कर्ट वाली उम्र में गुलबका वाली में फूल आने के 7 लंबे वर्ष जोड़ता हूँ तो मेरे सामने एड़ी छूटे केसों वाली खुकी नमस्कार करती आ खड़ी होती है। पर अब वह खुकी कैसे? जिस दिन उसने स्कर्ट पहनना छोड़ा होगा, उसी दिन वह नाम उसके आधा वार अधिक घेर के साथ गोल चक्कर खाकर नीचे गिर गया होगा। अब मैं वहाँ जाऊँ भी तो वह सामने आते शर्मा जाएगी। मैं अब उसे न वोर कह पाऊँगा न वो काही। उसकी उम्र में 7 वर्ष जुड़े तो मैं काबुली वाला हो गया। कल शाम जेल से छूटा काबुली वाला, 3 बच्चों का पापा काबुली वाला। लेकिन सब उल्टा हो गया। मीनू पहचानती है काबुली वाला को और काबुली वाला अपने भाई का खत पढ़ता है। लेकिन बढ़ के मैंने कभी गुलबका वाली देखी ही नहीं। सो उस नमस्कार वाली एलोकेसी के से पूछा मैंने, कैसे होते हैं गुलबका वाली के फूल? उसने कल दिखाने का वादा किया है। अब कल फूल देखकर आगे लिखूँगा। कॉलेज भी जाना है, आज लड़कों के प्रैक्टिकल हैं। लेकिन फूल कैसे लगाए? खत मेरे हाथ में निर्जीव पंछी की तरह था और मैं पंख फैलाए भटक रहा था। कलम गुलाब की लगती है, गुलबका वाली की नहीं। खुकी जब बहुत ही पीछे पड़ गई तो एक गमले में मैंने मिट्टी भरी और ट्यूलिप की एक टहनी उसमें रोप कर उसे दे दिया था। वह टहनी तो 2 या 3 या हद 4 दिन में सूख गई होगी। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वह सूखी टहनी को पानी देती रही होगी, पानी देती रही होगी। हाँ, तो अभी मैं उस नमस्कार वाली एलोकेसी के सहन से आ रहा हूँ। उसने कहा, मैं रोज़ सवेरे और शाम पानी देती रही। गुलबका वाली में नई नई पत्तियाँ आई, पौधा उछल पाएगा। पीली पत्तियाँ मैं तोड़ देती और नए कोमल कल्लों को पोंछती। 7 साल बीते और कल उसमें फूल आ गए। देखो वह रहा गमला, और बढ़ के उसने जिस ओर उंगली उठाई उस ओर मैंने देखा। एक मिट्टी भरा गमला पड़ा था। उसमें न कोई पौधा था, न टहनी, न कोपर
कल्ला न फूल। मैंने हंस कर कहा, आप तो मजाक कर रही हैं। तो वह भी हंस दी। बोली, आप मेरी बात को बेकार में सीरियसली ले रहे हैं। वह हंसती रही और कहने लगी, मैं जैसे भगवान की मानस पूजा करती है वैसे ही मैं गुलबका वाली की मानस पूजा करती रही। मैं तो बढ़ के बात सुन ठिठका ही रह गया। मैं खत आगे नहीं पढ़ सका। खत है कि कोई लंबी कहानी जैसे। और यह खूकी मानस पूजा करने लगी। आंखें नीचे बैठे बैठे रविंद्र के गीत गाती रही और गुलबका वाली के फूल खिला लिए उसने। पर वे फूल किसे दिखाऊं अब? अपने बच्चों से कहूं कि आओ बेटा, तुम्हारे पापा के लिए किसी ने गुलबका वाली के फूल खिलाए हैं। लोग रॉक ऑन रोल समाप्त होने पर तालियां पीट पीट कर खुशियों के फूल खिला रहे हैं। मुझे भी ताली तो बजाना चाहिए था, पर मैं नहीं बजाता। अब बजा दूं, पर जब सब चुप हैं तब ताली बजाना तो और भी अजूबा लगेगा। सो चुप भला। मैं फिर वही बिमटो मुंह से लगा लेता हूँ। थूक से भीग कर स्ट्रॉ की कमर लचक गई है, सो उसे निकाल देता हूँ और वैसे ही बोतल से एक घूंट पीता हूँ। सामने से कोई आ रहा है, कहता है, हेलो। मैं भी हेलो तो कहता हूँ, पर उसे पहचानता नहीं। वह मजाक में मुझे बोतल से विमटो पीते देख हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, स्मेल प्लीज। मैं यूँ ही अपनी बोतल उसकी नाक तक ले जाता हूँ। वह उसे हल्के से सूंघकर बड़ी अदा से कहता है, सॉरी, मुझे शक हुआ था, और अपने मुंह में स्ट्रॉ घुमाता आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल जोकर सा लग रहा है और मुझे हंसी भी आती है। लाख चाहूँ फिर भी नहीं हंस सकता, और लाख चाहे भी खुकी के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। छुट्टू उसकी तारीफ के पुल अपने खतों में अक्सर बांधा करता और मैं उसके खतों को लिए घंटों जाने क्या क्या सोचा करता। पत्नी बच्चे मेरे सपनों के चलते समय बीच में पड़ जाते तो सन्यासी होने की तबीयत हो जाती। एक बार छुट्टू ने पूछा, तो बढ़ के एक बात पूछते हैं कि नमस्कार वाली यह एलोकेसी है कैसी लड़की? मुझे तो गुस्ताखी माफ़ हो, बड़ी बोर लगती है। बोर 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 ना, आमीना तुम्ही। मैं उसी समय पैर से एक पन्ना फाड़ता हूँ और छुट्टू को खत लिखता हूँ। नहीं छुट्टू, वह बड़ी अच्छी लड़की है, बोर तो हो ही नहीं सकती। जो ही बंगाली लड़कियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, और वह तो बेहद मीठी है। वह तो जैसे संस्कृति की एक लकीर है। मैं लिखता ही चला गया। जब खत दोबारा पढ़ा तो सोचा कि छुट्टू मेरे इस लिखे को पढ़कर जाने क्या सोचेगा, पर खुकी के बारे में लिखता हूँ तो लिखे ही चला जाता हूँ। खुकी को भरा बदन पहले पानी से भीगी मिट्टी सी सुगंध देता था। उसका आधा बार अधिक का घेर जूही के मड़वे सा लगता है। उसकी खूब कसी पेटी के ऊपर का हिस्सा मोरपंखी की बनावट सा लगता है। मैं कैसे नहीं लिखता खुकी की तारीफ। लौटते समय ऐसा लगता रहा था मुझे जैसे खुकी का वह बाहर को बरस पड़ता था, शरीर मेरे हाथों का ही बनाया हुआ है। वह तो मोसाई की एक कलम थी, मैंने ही उस पर ढेरों फूलों को लादा था। ऐसा प्रलाप मेरे मन अपनी तई की चलता रहा। पर एक दिन छुट्टू के खत ने मुझे चौंका दिया। मैं तो खुकी की खबर जानने को लिफाफा फाड़ा था, पर यह क्या लिखा। मैं जैसे उबल पड़ा। ऐसे लगने लगा जैसे ज्वालामुखी जब्त ही नहीं हो पा रहा है। बल्कि कभी जिंदगी में संभव हुआ तो हम दोनों एक फिल्म बनाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूछो मत। डिटेल में तो नहीं लिख सकूंगा, पर जो कुछ लिखूं उससे अंदाज लगा लेना। वही नमस्कार वाली एलोकेसी कोई ऐसा गीत गा रही थी जिसमें अभागा शब्द बार बार आता था, और वह इसे गाते मेरी ओर देख लेती। कल शाम एक अजीब बात हुई कि वह बालों में जुड़े के एक लिए सहन में बैठी गठान लगा रही थी, बल्कि मैंने उसके उठे हुए हाथों को ऊपर ही थाम लिया। फिर मैं तो ऐसा हो गया जैसा काटो तो खून नहीं, मोसाई ने देख लिया था। मैंने पहले पत्र में लिखा था ना, बूढ़े आदमियों में मोसाई मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। सो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा लिया और हम दोनों से पूछा कि क्या हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने बढ़ के तुमसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं किया, पर उस बार तो हाँ कह दिया। मैं तो अचरज की मझधार में डूब गया जब नमस्कार वाली एलोकेसी का सिर भी हाँ में हिल गया। पर कहर यह बरसा कि माँ नाराज है, बेहद नाराज। मोसाई ने यह कहा है कि वह उन्हें ठीक कर लेंगे। बोलो बढ़ के मैं क्या करूं? वहाँ अम्मा का डर है, कहीं यह बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। तुम उन्हें
सपीना दे देना और देखभाल करना। जल्दी उत्तर दो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने खत को हाथ में मोड़ कर फेंक दिया। यह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है यह? नहीं, छुट्टू उस खुकी से शादी नहीं करेगा। तो खुकी की तारीफ का यह मतलब था? यह मतलब कि कुंवर साहब दिल ले बैठे उसे? क्या गुलबका वाली की बातें उनकी मोहब्बत की भूमिका थी? बड़के को ही बना दिया इस छोकरे ने। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मैं अपने छोटे से अंदर जो कुछ अनुभव कर रहा था कह भी नहीं सकता था। मैं गुस्से में तकरीबन पैर पटकता उठा और पूजा पर बैठी अम्मा के सामने चिल्ला पड़ा, सुना अम्मा, छुट्टू वहाँ नौकरी करने नहीं, एक बंगाली छोकरी के जादू से भेड़ा बनने गया है। अम्मा शक रह गई। पत्नी रोटी बेलते में ही वहीं की वहीं रुक गई। बोली, जरा समझा कर खत तो लिखो, वह तो तुम्हें सब कुछ समझता है। अम्मा से कहा तो कुछ नहीं गया, पर उनके तर्पण में देवता बिन नहाए दही मले ही पड़े रहे। बोली तो यह छुट्टू को लिख दे कि अपने बाप की नाक न कटवाए, और ऐसा ही करना हो तो समझ ले वह ही हम सब मर गए। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने उन्हें गोली दी। पत्नी पंखा करने लगी। मैं कमरे में टहलते सोचने लगा, मुझे अम्मा से तो नहीं कहना चाहिए था, पर यह शादी नहीं होगी। वह बंगालीन से तो क्या, किसी चमारिन से भी शादी करता तो मैं राजी हो जाता, अम्मा को ही मना लेता, पर खुकी से वह शादी करे, यह कैसे हो सकता है। थोड़ी देर दुख मनाकर अम्मा सो गई। बच्चे खेलने लगे। पत्नी कपड़े पछाड़ने लगी और मैं कुर्सी पर बैठा छुट्टू को बेहद गुस्से में खत लिखने लगा। तुमने यह तो सोचा होता कि जो लड़की तुम्हारे बड़के में रुचि ले सकती है वही 1 मिनट में तुमसे शादी करने को कैसे तैयार हो जाएगी, और अगर तैयार हो जाती तो उस लड़की का क्या चरित्र? प्रश्न चिन्ह फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लड़की 7 बरस तक गुलकावली में फूल आने की प्रतीक्षा कर सकती है, उसी के चरित्र का सवाल। तुम 3 बच्चों के पापा उठा रहे हो। मैंने वह कागज़ फाड़ कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जरा ठंडे मन से इस पर विचार करना चाहिए। मैं सिर पर हाथ रखे बैठ गया। माना वह लंबे बालों वाली है, उसके केस एड़ी छूटे हैं, वह एलोकेसी है, मगर मेरा अपना छोटा भाई, मेरा छुट्टू उसी शादी करे और बाद में उसे पता लगे वह मुझको लेकर सपने पाल रही थी, तो हमारे घर की इमारत में दरार पड़ जाएगी। छुट्टू के लिए तो मैं ऐसी अच्छी पत्नी लाऊंगा कि मेरी हालत पागलपन की सीमा को छूने लगी जैसे। पर उन दोनों के दिलों पर क्या बीतेगी। मेरे ही मन में से यह एक गद्दार आवाज़ आई, छुट्टू उससे शादी कर भी ले तो क्या बुरा है भाई, वह तो सब अब बीत गया। तुम अगर अविवाहित होते तो बात अलग थी। नाव तेज़ी से बहते बहते किसी किनारे की सिवार में फंस गई हो। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था। अम्मा पूजा पर बैठी थी। हमारे घर सत्यनारायण की कथा थी। शरद बप्पा की दवाई में खत्म हो गया था। पंचामृत में एक अमृत की कमी थी। अम्मा बोली, बड़के प्याली लेके जा और पुरोहित जी के घर से थोड़ा शहद तो ले आ। हाथ धोकर प्याली उठाना पूजे के लिए चाहिए। मैं प्याली लेकर गया था। पुरोहित जी के शहद दिया, ऐसा अच्छा शहद कि मैं उसे देखता ही रह गया। गली सुनी थी। मैंने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। मैं प्याली अपने मुंह के करीब लाया और जुबान आगे बढ़ा, थोड़ा सा शहद चाट लिया। मैंने उससे पहले कभी शहद नहीं चखा था, और मैं उस सूनी गली में हाथ में शहद लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। घर आ प्याली अम्मा के हाथों देने गया था कि हाथ कांप गए थे। अम्मा ने जाने कैसे ताड़ लिया था। इसे जूठा तो नहीं किया कर दिया। मैं चुप खड़ा रहा। चाहता तो कह सकता था, मैंने इसे छुआ भी नहीं। अम्मा विश्वास भी कर लेती, पर मैं फूट फूट कर रोने लगा था अगर मैं झूठ बोला तो आज लीलावती कलावती मेरे घर में आग लगवा देंगी। मेरे हाथ से प्याली छूट पड़ी थी। मैं मजबूत शब्दों में बोल गया था, अम्मा, मैंने इसे चख लिया, यह झूठा है, और मैं वही बड़के हूँ जिसके मन में यह विचार आ रहा है कि छुट्टू खुकी से ब्याह कर भी ले तो क्या बुरा है। फिर क्यों नहीं कह दिया था कि अम्मा, मैंने शहद को छुआ भी नहीं। मैं चेहरे पर से पसीना पोंछ लेता हूँ और एक क्षण में इस निर्णय पर पहुँच जाता हूँ कि यह शादी नहीं होगी। यह भी सोचता हूँ कि मन के तूफान को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे से मजबूत शब्दों में एक पत्र लिख देता हूँ,
छुट्टू तुम्हारा पत्र मिला। मेरा राय में यह शादी ठीक नहीं। तुम जैसे काबिल लड़के के लिए 1000 एलोकेसियाँ मिल जाएंगी। किसी लड़की का अच्छा होना एक बात है और अच्छी बहू होना बिल्कुल दूसरी बात है। मेरा विश्वास है कि मेरी बात को तुम गंभीरता से सोचोगे। मैं खत लिफाफे में रख ही रहा था कि पोस्टमैन एक एक्सप्रेस दे गया। लिफाफा छुट्टू का था। जल्दी में उसने लिखा था, मेरा एक खत मिला होगा। यहाँ समस्या बहुत उलझ गई थी, पर मोसाई की राय में हमने कल रात आर्य समाज में शादी कर ली। माँ को कुछ बुखार तो आया है, पर मेरा विश्वास है कि वह हमें क्षमा कर देंगी। बल्कि मेरी जगह तुम होते और समस्या ऐसा आ जाती तो उसे तुम भी इसी तरह सुलझाते। अब 19 बुध की शाम पार्टी है, तुम एकदम आ जाओ। फिर मैं छुट्टी लेकर घर चलूँगा। वहाँ अम्मा को समझाना तुम्हारा काम होगा। मैं सिर डालकर आराम कुर्सी पर लेट गया। अब मेरे मन में कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैं एक हारा हुआ पस्त आदमी हूँ। मुझे ऐसा निढाल देख पत्नी पास आती है, छुट्टू का एक्सप्रेस पढ़ती है और मुस्कुराती है। कहती है, लल्ला तो एकदम जिद्दी और मौजी राम है, पर हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे कपड़े रखे देती हूँ। आखिर तुम्हारे छुट्टू की ही शादी तो हुई है। जाओ, आज चले जाओ। वहाँ पार्टी के टेम तक पहुँच जाओगे। उन दोनों को साथ ले आना। तब तक मैं अम्मा को मना लूँगी। देखूँ तो लल्ला की वह बंगालन कैसी जादूगरनी है। मैं चुपचाप यहाँ आ गया, एक शब्द भी नहीं बोला। बोलता भी क्या। एट होम चल रहा है। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मीजूं और आंखें बंद कर सोचता ही चला जाऊँ। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि बिना कुछ खाए ही मैंने चम्मच प्लेट रख दिए हैं। अब मेरे हाथ में बिमटो भी नहीं है। सभी करीब करीब जा चुके हैं। छुट्टू और खुक्की नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी मेरे पास आती है। अब तो नाराज़गी दूर करो बड़के। छुट्टू मेरे गले में हाथ डाल देता है। मैं उसके साथ तो लेटा हूँ। चलिए ना, प्रेजेंट्स देखें। हम तीनों वहाँ जाते हैं। तुम अगर नाराज़ हो बड़के तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ, छुट्टू ने कहा है। और खुकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी हंसने लगी है। मैं अपने मन में कुछ अजीब सा अनुभव करता हूँ, इसलिए बनावटी मुस्कान से व्यस्त बना रहना चाहता हूँ। अरे यह क्या, यह भी उपहार है क्या? छुट्टू एक छोटी सी टोकरी में गदराए हुए बेरों को दिखाता पूछता है। हमारे यहाँ एक छाबड़ी वाली रोज़ सब्जी देने आती है, वही ये बेर दे गई है। वह एक बेर उठा लेती है। ओहो, छुट्टू कह रहा है, ये बेर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। शायद उसका इशारा गदराएपन की ओर तो हो। इसको मेरी बिल्कुल शर्म नहीं। हाँ, खुकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी हंसती हुई कहती है, मुझ जैसे ही खट्टे हैं। नहीं जी, क्यों बड़के? वह मेरी तरफ देखता है, फिर उससे कहता है, तुम अगर खट्टी होती तो बड़के तुम्हारी कभी तारीफ़ नहीं करते, और अगर इनको तुम नहीं जानती होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम मीठी हो, यह बड़के ने ही तो लिखा था। मेरा सब कुछ जैसे थम गया है। एक धागा टूटा तो सारा करघा रुक गया है जैसे। वे दोनों बेर खा रहे हैं, मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। बेर मीठे हैं, मीठे ही हैं, मैं जानता हूँ, इसी से चुप हूँ। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई। हरि ओम।